नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत। आज बात बहुत अहम है। आज बात में बहुत अलग-अलग 3 मुद्दों पर आज हम चर्चा और बातचीत कर रहे हैं। एक, कन्हैया कुमार जेएनयू वाले, यानी कि मेरा जूनियर है, ध्यान रखिएगा। तो कन्हैया कुमार को थपड़िया दिया गया, यानी कि उनको सही से हिसाब-किताब कर दिया गया। और थपड़ियाया या पीटा किसने है? पीटा आपियों ने नहीं है, यानी कि आम आदमी पार्टी वालों ने नहीं है। पीटा बीजेपी वालों ने नहीं है। आम आदमी मतलब पूर्वी दिल्ली में रहने वाले लोगों ने नहीं पीटा है, कांग्रेसियों ने पीटा है। और कांग्रेसी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष किस तरीके से इस्तीफा देता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनसाइड स्टोरी समझिएगा। कन्हैया कुमार का विरोध हो रहा है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खबर, उज्जवल निगम को आपको पता है कि उनको मुंबई से बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है। प्रमोद महाजन की बेटी का टिकट काट के अगर उज्जवल निगम को बीजेपी टिकट दे रही है तो उसकी मैसेजिंग क्या है? और उज्जवल निगम कौन? जो राष्ट्रवादी है, वो जिसका नाम लेते ही ये क्लियर हो जाता है कि साहब ये वो व्यक्ति है जिसने कसाब को फांसी के फंदे तक पहुंचाया। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खबर, यानी कि बंगाल में राष्ट्रपति चुनाव या फिर राष्ट्रपति शासन लगने को जा रहा है। और 4 जून के बाद ये बिल्कुल क्लियर है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा और उसके बाद उसके 1 या 1.5 साल बाद जो है वहां चुनाव होगा, क्योंकि वहां पर बीजेपी वर्कर्स और जिन लोगों ने वोट दिया है उनको जान का खतरा है। इस तीनों मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो एंड तक देखिएगा। आप हमें सहयोग समर्थन कर सकते हैं नीचे चलते हुए नंबर पर। साथ ही साथ आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। राकेश रमन जी का स्वागत करते हैं, जो संपादक प्रथम स्वर हैं। राकेश सर, आपका स्वागत है। आज सबसे पहले मैं कन्हैया पे जाता हूं, पर कन्हैया का एक वीडियो है जो मैं चाहता हूं लोग देखें और समझें कि वो देश विरोधी राजनीति कैसे करता है। वो व्यक्ति देश विरोधी, यानी कि देश के लोगों को कहता है कि आर्मी वाले देश का रेप करते हैं। आर्मी वाले जम्मू कश्मीर में बच्चियों का रेप करते हैं। ये कौन कह रहा है? कन्हैया कुमार। जरा इस वीडियो को देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। जरा प्ले करता हूं। बोलेंगे, हम भाजपा के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है। सुरक्षा बोलेंगे, हम भाजपा के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है। राकेश भाई, आप देख रहे हैं ना कैसे इस व्यक्ति को, आप समझिए, आयातित है। ये ना दिल्ली का है, ना दिल्ली से इसको मतलब है। उत्तर प्रदेश में चल नहीं पाया, बिहार में इसको जगह नहीं मिल रही और दिल्ली में लाया गया तो दिल्ली में ही विरोध हो गया। जी, सबसे पहली बात देखिए कन्हैया का भी फिर अरे कहते हैं ना कि डिवाइन जस्टिस, जो व्यक्ति देश तोड़ने की बात, अरे कन्हैया का नाम लेते आपके मन में जो इंप्रेशन क्या आता है? एंटी नेशनल है ये इसका नाम जैसे सामने आता है हमारे चेहरे के सामने, तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, मतलब हर घर से अफजल निकलने लगता है। और आपने अभी जो वीडियो में दिखाई वो तो दिखाई दिए कि हमारे सेना के जवानों को ये बलात्कारी बताता है और बहुत कुछ ये बोलता है। तो ये डफली बजा बजा कर इसने जहां रहा उसकी डफली बजाई है। सबसे पहले ये जेएनयू में था, आपका जूनियर ही था, तो वहां इसने ऐसी डफली बजाई कि इसको सीपीआई ले गई। उस वक्त तो मार्केट इसकी ऐसी बनाई मीडिया ने हमारे, और खास के जो खैराती जो चाइनीज फंडेड यहाँ पर जो पत्रकार हैं हमारे देश के अंदर, उन लोगों ने इसको अपना बाप बना लिया था। और उसके ही यानी उनके द्वारा जो इनको जो प्लेटफॉर्म दिया गया, तो कम्युनिस्ट पार्टियों में भी होड़ लग गई थी। कभी सीपीआई भी, सीपीआईएम भी सब चाह रहे थे मेरे साथ आए। अल्टीमेटली कहाँ गए ये? सीपीआई में। और सीपीआई से ये निकाले क्यों गए? भ्रष्टाचार के कारण। इस बात पे कोई बात नहीं करता है। ये वहां से कार्यालय का एसी तक खोल के ले आया, चंदा का पैसा सारा खा गया।
ये सारा चंदा का पैसा खा गया। और इनके पोलिट ब्यूरो सीपीआई में शायद 130 की कितने होते हैं, उसमें 128 लोग इसके विरोध में थे। और आप समझ लीजिए इसकी इसकी क्या अनेक अब ये साख है। मैं इसमें बीच में टोक रहा हूं। आपको पता है इस व्यक्ति को बचाने के लिए दिल्ली पुलिस ने पुलिस की वर्दी पहनाकर कोर्ट में पेश किया था, यानी कि उनको डर था कि वकील नहीं पीट दें। और ये व्यक्ति दिल्ली में तमाम तरह की बातें कर रहा है, उसको टिकट दे दिया। टिकट दे दिया नहीं, वही मैं कह रहा था कि ये जब कम्युनिस्ट में सीपीआई में जब इसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, जो बातें बड़ी बड़ी करता था, होता क्या है ना कि आजकल एक लोगों ने शॉर्टकट फार्मूला बना लिया है कि इतने बड़े वाले को टारगेट करो कि कुछ तो रिस्पॉन्स मिलेगा। और इसको चूंकि हमारे देश का जो चाइनीज मीडिया, चाइनीज फंडेड मीडिया जो है, उन लोगों ने इसको अपना बाप बना रखा था, जिस कारण इसे लाइमलाइट मिली और इसे सीपीआई में गया। तो सीपीआई से यूं निकाला गया। निकाले जाने के बाद हम लोग को याद है कि सीपीआई से पिछले 2019 का चुनाव ये बेगूसराय से लड़ने गया था। तो इसके पीछे पीछे तमाम बॉलीवुड, जावेद अख्तर, शबाना आजमी और जर्मन शेफर्ड टाइप के लोग न जाने कितने वहां पहुंच गए। अल्टीमेटली क्या रहा, तीसरे स्थान पर रहे सौरी साहब। तो देखिए, हवा में उड़ना से कुछ होता नहीं है। इनको, इनके ऊपर जो एक इमेज चस्पा है, मैं नहीं समझता हूं कि इतनी जल्दी उतर जाएगा, क्योंकि इसके जो नेचर में जो अक्खड़पन है वो जा नहीं रहा है, जो अभी हमने देखा है कांग्रेस वाले प्रकरण में। अब राहुल गांधी जी तो चूंकि कम्युनिस्ट, उनका पूरा थिंक टैंक अब कम्युनिस्टों के कब्जे में है। आई डोंट थिंक कि राहुल गांधी कुछ अपना भी सोच पाते हैं। अब वो सोच नहीं पाता है, उस पे वो कुव्वत ही नहीं है। खैर, हाँ, आप समझिए किस तरीके से कन्हैया कुमार को संदीप दीक्षित ने पिछले कुछ दिनों भरी सभा में पीटा था, मीटिंग में गरियाया था, और संदीप दीक्षित पीटने को भी आगे अग्रसर हुआ था। चलिए दूसरी खबर की तरफ चलते हैं, यानी कि मुंबई में किस तरीके से उज्जवल निगम को बीजेपी कैंडिडेट बना रही है। और उज्जवल निगम वो जिसने कसाब को फांसी के फंदे तक पहुंचाया, उज्जवल निगम वो जिसने टाडा और तमाम ऐसे केसेस में देश विरोधियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया, उज्जवल निगम वो जो ऐसा ऐसा वकील जिसका नाम लेते ही सत्यता और सत्य के लिए लड़ने वाले लोगों का नाम आता है। तो ये किस तरीके से मूव देखते हैं आप राकेश भाई? मैं इसे प्रधानमंत्री के द्वारा 2024 के चुनाव में चुना गया, चयन किया गया सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार मैं मानता हूं। और इसके लिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी को साधुवाद भी देते हैं। उज्जवल निगम निगम जो थे, इनका केवल न केवल अजमल कसाव के ही तरह लगभग 50 को इन्होंने सजा दिलवाई है। और इनके खिलाफ जब कोई पर एक मामला आया था तो अड़ गए थे, ये बोले थे जिसको जो करना है कर लो, मैं नहीं इसको छोड़ने वाला। इनके ऊपर बहुत तरह की कोशिश की गई थी कांग्रेसी इकोसिस्टम के द्वारा इनको दबाने की, लेकिन उज्जवल निगम कभी भी, अजमल कसाब के लिए शायद माफीनामा की बात कांग्रेस के कानून मंत्री और वकील सलमान खुर्शीद ने शायद की थी। और लेकिन हर मामले में उज्जवल निगम एकदम अड़े रहे। और एक वाकई में वैसे लोगों का नाम जब सामने आता है मन प्रसन्न होता है, और देश हमारा सही डायरेक्शन में है। और प्रधानमंत्री मोदी का तो मैं इस बात के लिए बहुत ही साधुवाद, भले ही उनको पूनम महाजन का टिकट काटना पड़ा है, लेकिन बेहतरी के लिए ऐसे फैसले लिए जाने चाहिए। अब मुंबई नॉर्थ सेंट्रल जो सीट जहां से उनको टिकट मिला है, मैं नहीं समझता हूं कि उनके जीत में किसी प्रकार का शक होगा। अब तो मैं ये समझता हूं कि उस एरिया के निवासियों की जिम्मेवारी बन गई है कि उनको इतने अधिक मतों से जिताएं कि देश के अंदर एक सकारात्मक मैसेज जाए। सकारात्मक मैसेज जाए। अब तीसरी खबर पे आते हैं, बंगाल पर। बंगाल पे आपको पता है अभी हाल में ही असलहा बरामद हुआ है, काफी असलहा बरामद हुआ है। एनएसजी को आना पड़ा, उसको इंटरवीन करना पड़ा, लेकिन उसको उससे जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण है कि आपको पता है 19 में जब
लोकसभा चुनाव हुआ, बीजेपी 19 सीटें जीतती है, उसके बाद बलवा होता है, यानी कि वहां पर टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पीटते हैं। उसके बाद 14 में भी ऐसा हो चुका है, लेकिन अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव में आपने देखा कितने बड़े पैमाने पर राजनीतिक हिंसा हुई और संदेश खाली तमाम जगहों पर क्या बवाल हुआ। उसके बाद वो सारे लोग भाग के आसाम, त्रिपुरा और अपनी अलग-अलग जगह पर जाकर जान बचाते हैं। अब 24 में बीजेपी पहले से ही कहना शुरू कर चुकी है कि जैसे ही हम जीतते हैं, और ये बात बीजेपी के कैडर लोगों तक पहुंचा रहा है कि जैसे ही 24 का चुनाव होगा और हिंसा से पहले ही हम राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, क्योंकि पुख्ता प्रमाण है। और पिछले ही हिंसा में अगर आपको याद है तो उस वक्त के वहां गवर्नर, जो इस वक्त आप समझिए कि इस देश के उपराष्ट्रपति है, धनखड़ साहब, उन्होंने तो सीधे तौर पर कह दिया था कि साहब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाए, लेकिन मोदी आगे नहीं आए। लेकिन इस बार करज मोदी क्यों कर रहा है? ये मोदी 3.0 जो है, क्या ऐसे फैसले लेने के लिए जाना जाएगा जो बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर फैसले हैं, रमन जी? बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे पहली बात, अगर ये बातें कही जा रही है तो ऐसा हो, हम मनाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को हमने देखा है कि वो तीन आर्टिकल 356 जिसके तहत राष्ट्रपति शासन लगता है, उसको इम्प्लीमेंट करना वो नहीं चाहते कि मैं कहीं का भंग करूं। लेकिन जिस तरह का हिंसा 2019 का हम लोगों ने फेस किया है, जो देखा है, जो जानकारी है, वो अत्यंत चिंताजनक है, भयानक है। यानी उससे निंदनीय और कुछ हो नहीं सकता है। और जैसे कि अभी आपने बात बताई कि संदेश खाली में जो पकड़े गए हैं, बिल्कुल सर, उसमें आईईडी मिले हैं। दिल्ली बंगाल पुलिस के पास जो गन होती है, वैसे गन भी मिले हैं, वो पिस्टल भी मिले हैं जो अधिकारियों के पास होते हैं। उसकी अभी जांच हो रही है, फॉरेंसिक। तो कुल मिलाकर परिस्थितियां वहां अति नाजुक है। और मेरी बंगाल में जब किसी से बात हो रही है तो वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे संदेश खाली बंगाल में बहुत सारे हैं, एक नहीं है, सैकड़ों हैं। और अगर सरकार ऐसा सोच रही है कि 4 जून के बाद वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, तो इसका मैं दिल खोल के स्वागत करता हूं और इस फैसले का मैं इंतजार कर रहा हूं, कहिए तो। क्योंकि जिस हिसाब से वहां हिंसा नहीं होता है सर, विभत्स, माने हिंसा का भी जो चरम होता है ना, वो हिंसा के चरम पे होती है। मैं तो ममता बनर्जी को बदमाश कहे जाने वाले नेताओं में, जैसे लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, मैं मानता हूं कि ये सब तो उनके आगे बच्चे हैं, ममता बनर्जी के आगे। जिस तरह से वो डिजॉन करती हैं, अने सब कुछ कराकर। अभी आप हम लोग को याद होगा, बंगाल में कुछ रामनवमी के 15-20 दिन पहले कोई मंच पर वो खड़ा होकर सबको काफिर काफिर बोल रही थी। हमें समझ में नहीं आया कि ममता बनर्जी क्यों काफिर काफिर कर रही है, वो क्या है। ऐसी ऐसी बातें होती है। उन लोगों ने सर तुष्टीकरण, और बंगाल के भी भद्र लोग के लिए एक चैलेंज ही है सर। उन लोगों को भी सोचना होगा, बहुत हो गया, आपका भला किसमें है। भद्र लोग सोच नहीं पाता है, भद्र लोग कुछ कर भी नहीं पाता। भद्र लोग, मुझे लगता है, केवल बंगाल जलता है और भद्र लोग अपनी बंसी बजाता है और भद्र लोग को अपनी बंसी से ही मतलब है। मैं इतना वही महत्वपूर्ण है कि हाँ, हाँ, भद्र लोक पे भी सवाल है वहां के। अगर हाँ, देखिए, जैसे कि बिहार की बात मैं करता हूँ अक्सर, मैं अपने सारे हुँ, मित्रों के साथ करता हूँ, क्योंकि मेरा रूट वहां से है, कि जी, बिहार कब बिहार के लिए वोट करेगा। हुँ, आज तक ये लोग बिहार स्टेट के लिए नहीं किया है। सब दिन अब हुँ, किसी के, अपने चाचा के लिए, अपने जात वाले के लिए, अपने ग्रुप वाले के लिए। लेकिन कभी भी राज्य का भला किसमें है, इस पर वोट नहीं होता है। और बंगाल हुँ, का भी कमोबेश स्थिति यही है। पहले यही सीपीएम है। की गुंडागर्दी चलती थी, फिर हुँ, टीएमसी की चली, और टीएमसी हुँ, तो शायद हमें लगता है सीपीएम से भी आगे निकल गई है। और हुँ, 4 जून को अगर ये फैसला होता है, इस फैसले हाँ, का स्वागत किया ही जाना है। फैसले का स्वागत होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी वो गट्स दिखा पाएँगे, वो सारी चीज़ें करेंगे? क्योंकि खबर इंटरनल यही है। बहरहाल, इन 3 मुद्दों पर हमने बात की। आप कमेंट बॉक्स में आकर इन तीनों मुद्दों पर अपनी राय रख सकते हैं।
इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ नीचे दिए हुए नंबर पे जो स्क्रॉल चल रहा है उस पर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से सत्यपरक भारत के राष्ट्रहित की पत्रकारिता को सहयोग और समर्थन भी दे सकते हैं। साथ जुड़ने के लिए राकेश भाई आपका बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, करेंगे राष्ट्रहित में एक और चर्चा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार। नमस्कार।